1 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर चुके हैं। योर स्टोरी, CNBC, टाइम्स बिजनेस जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में इनकी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। ये बेसिकली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पे डील करते हैं। हम लोग बहुत सारे लार्ज एंड मीडियम कंपनी से डील करते हैं। इन्फोसिस, लेनोवो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बाइजूस, TVS, टेफे, बायोकॉन, फ्लिपकार्ट है, ओला है, Cure.fit है, बहुत लंबी लिस्ट। तो आज मैं एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर के साथ हूँ जिन्होंने आज से 18 साल पहले अपने खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस चालू किया और अभी तक के 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर चुके हैं। योर स्टोरी, CNBC, टाइम्स बिजनेस जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में इनकी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू वेलकम मिस्टर श्रीकांत आचार्य एंड सोशल सेलर एकेडमी। नमस्कार, वेरी नाइस टू मीट यू। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इनकी स्टार्टअप का नाम क्या है, क्या काम करते हैं। इनके स्टार्टअप का नाम ऑफी नीड्स है। ये बेसिकली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पे डील करते हैं। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट्स देती है। अलग अलग ओकेशंस पे देती है। न्यू ईयर पे देती है, कोई मंथ एंड में भी कई कंपनीज गिफ्ट देती है। फिर इसके बाद न्यू ईयर पे देती है, दिवाली पे देती है, अलग अलग फेस्टिवल्स पे देती है। तो इनकी कंपनियां ऐसे गिफ्ट डिज़ाइन करती है जिसको ये डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं, कॉर्पोरेट्स को देते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं और ये कंपनियां फिर अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। तो इनका B2B ई-कॉमर्स स्टार्टअप है। आज से 18 साल पहले इन्होंने ये बिज़नेस चालू किया था और आज इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। आज हम इनसे बहुत सारी बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे इन्होंने अपने बिज़नेस को इतनी तेज़ी से ग्रो किया और हम जानेंगे कि किस तरीके से ये अपने B2B बिज़नेस को और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी ज़ुबानी आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि कैसे आपने स्टार्ट किया। जी जी बिल्कुल। मैं एक इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ। 2004 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया। बैंगलोर के नज़दीक एक तुमकुर एक जगह है, वहाँ पे SIT तुमकुर कॉलेज से, और वहाँ पे मैं कैंपस रिक्रूटमेंट में मुझे जॉब मिला इन्फोसिस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। 2005 1 अप्रैल 2005 को मैंने एक अप्रैल फूल्स प्रैंक प्ले किया मेरे फ्रेंड्स के साथ, जिसमें मैंने उनको बोला कि मैं काम छोड़ने वाला हूँ और ख़ुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। वो अप्रैल फूल के प्रैंक के वजह से मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ। मेरा उद्देश्य यही था कि प्रैंक को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने पूछा क्या बिज़नेस करने वाले हो। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैंने इसीलिए ऐसे बोला क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले मुझे इन्फोसिस से एक टी-शर्ट मिला था। और वो वीकेंड में जब मैं पहन के गया था तो ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्जेशन में कॉर्पोरेट गिफ्ट्स वर्ड निकला, तो एक ध्यान में था वो वर्ड। सो ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। सो पूछने लगे कैसे स्टार्ट करेगा, कहाँ से क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, टीम कैसे बढ़ाएगा, मार्केटिंग कैसे करेगा। जो भी मन में आ रहा था मैं बोलते गया और एंड ऑफ द डे मेरे मन में एक बिजनेस प्लान फॉर्म हो गया था। सो उसके बाद 1-2 हफ्ते मैं उसके बारे में सोच रहा था और फिर मैंने सोचा ठीक है, वैसे भी मैं उतना अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हूँ नहीं, सो यही ट्राई कर लेते हैं। सो मैंने रिज़ाइन करके स्टार्ट किया एंड टचवुड लक अच्छा रहा, अब तक चल रहा है। बिल्कुल। तो शुरू में बिजनेस जब चालू करते हैं तो थोड़ा सा जुगाड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने क्या जुगाड़ किया जिससे हम जैसे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं? जी बिल्कुल। मैंने पहला तो ये जुगाड़ किया कि रेजिग्नेशन डालने के बाद 30 डेज नोटिस पीरियड रहता है। सो रिज़ाइन करने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इस इंडस्ट्री के बारे में। सो तकरीबन आफ्टर आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, एक 3 मंथ्स गैप था जब मैं स्टिल कंपनी के साथ था। तब मैंने मेरे पार्टनर को कंपनी में इंट्रोड्यूस करके ऑफिस इन्फोसिस में वेंडर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। सो काम छोड़ने से पहले एक क्लाइंट तो मैंने पकड़ लिया। ओके। और मैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे सारे बैचमेट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही थे अलग अलग कंपनीज में। तो मैंने उनको बोला कि कनेक्ट मी टू योर HR मैनेजर, एडमिन मैनेजर्स को कनेक्ट करो, मेरे को इंट्रोड्यूस करवाओ। एंड उन्होंने किया एंड सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि मैं इन्फोसिस छोड़ के कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिया। तो अपने आपकी जो बेसिक नेटवर्किंग थी, सबसे पहले आपने उस नेटवर्किंग को यूज़ किया। जिस कंपनी में थे आपने उसी को ही सबसे पहले अपना क्लाइंट बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बार हम लोग, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर वैसे हो जाता है कि कई बार हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो हमको बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं उसको इग्नोर करके फेसबुक में, डिजिटल में ये वो कुछ ना कुछ करते हैं। सो पहले हमको हमारे स्ट्रेंथ जो है, हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइज ये भी, इस चीज़ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सर की जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये कन्नड़ा है और सर हमारे कहने पे हिंदी पे उसको शिफ्ट करके हमको पूरा अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो इस बात पे दोस्तों एक लाइक ज़रूर हो जाना चाहिए।
मैं ये पूछना चाहूँगा कि शुरू में क्या क्या आइटम, क्या प्रोडक्ट आपने रखा था? शायद अभी तो आपके पास हज़ारों में, आई थिंक कितने हज़ार प्रोडक्ट हैं अभी? अभी हमारे कैटलॉग पे 5,000 के आसपास प्रोडक्ट। 5,000 के आसपास प्रोडक्ट है जी। शुरू में आपने किस प्रोडक्ट से चालू किया था? हमने सोचा था हम सिर्फ 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। एक था टी शर्ट, और एक था कैप, और एक था मग, और एक वॉच, और फिफ्थ था आई थिंक पेन और समथिंग। ओके ओके ओके। सो बहुत सारे लोग को ना अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होता क्या है। शायद मैंने, हो सकता है मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो आप मतलब छोटा सा एक वो एग्जांपल देंगे, ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होता क्या है और क्यों ये कंपनीज गिफ्ट दे देती है, पैसा क्यों नहीं दे देती डायरेक्टली? जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने लक्षित जी। मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बोलने का प्रयास करूंगा। अभी जो भी बिजनेस आप चला रहे हो ना, वो रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। इट इज़ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो सकता है, क्लाइंट सप्लायर रिलेशनशिप हो सकता है, या डीलर नेटवर्क का रिलेशनशिप हो सकता है। ये जो भी है, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। राइट। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मतलब आई अप्रिशिएट यू इज अ इमोशन ऑफ दैट रिलेशनशिप, और आई एम ग्रेटफुल टू यू इज अ इमोशन ऑफ दैट रिलेशनशिप। ये पूरे इंटेंजिबल्स होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसको टच एंड फील नहीं कर सकते हो। सो हम लोग, जैसे आप किसी के शादी में जाते हो, आप क्यों सिर्फ हैंडशेक करके विश क्यों नहीं दे, आप तोहफा भी देते हो ना। राइट राइट। वो तोहफा होता है आपका इमोशन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन, राइट। सो अगर आपने बोला कि यू डन अ ग्रेट जॉब, उसको एक ट्रॉफी के साथ या सर्टिफिकेट के साथ दिया, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड उसका जो एसोसिएशन होता है वो लॉन्जेटिविटी, अगर मतलब आपका बर्थडे एक दिन था, वो दिन में ख़त्म हो गया आपका बर्थडे, लेकिन वो जो गिफ्ट है वो उसका याद दिलाएगा और एक महीने तक, राइट। सो वो गिफ्ट का वो अहमियत है कि वो आपका जो बिजनेस रिलेशनशिप है, जो इमोशनल वैल्यू है, उसको टैंजिबल फॉर्म एक देता है। कोई नया एम्प्लॉई समझो कंपनी ज्वाइन हुआ, एंड कंपनी के तरफ से उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, वो उतना टैंजिबल नहीं है। लेकिन जब उसको गिफ्ट मिलता है ना, तो वो उसको ओपन करता है, उसके पेरेंट्स भी देखते हैं, उनको लगता है कि अरे हाँ, माई कंपनी रियली केयर्स अबाउट दैट, कंपनी रियली केयर्स अबाउट दिस एम्प्लॉई, एंड दिस मस्ट बी अ गुड कंपनी। सो वो जो ऑलरेडी फीलिंग है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है, उसको एक टैंजिबल रूप देने का एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म होता है कॉर्पोरेट। इसीलिए कॉर्पोरेट गिफ्ट ये होता है, कॉर्पोरेट गिफ्ट। सो इस नज़रिए से आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है गिफ्ट, देयर इज नो लिमिटेशन। लेकिन जनरली ये ज़्यादातर कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट्स देना चाहेंगे जिस पे उनका लोगो हो, जो जैसे हुआ ये मग हुआ, टी शर्ट हुआ, बॉटल्स हुआ, जो भी डे टू डे यूज़ के प्रोडक्ट्स होंगे, या यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे, या एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स जो आप शोकेस में रख सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कुछ भी प्रोडक्ट्स पे आप कस्टमाइज करके ग्रीटिंग कार्ड्स लगा के आप उनको याद, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम वो यूज़ करें तो आप याद रहे कि मैंने उस कंपनी में मुझे मिला था, शायद 5 साल पहले, शायद 10 साल पहले मिला था। वो याद ताज़ा करने के लिए वो गिफ्ट काम आते हैं। एब्सोल्युटली, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है इसको। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जब भी कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है जी, तो उसके पीछे एक इंटेंशन रहता है, या तो उसका इंटेंशन रहता है, या तो उसकी कंपनी के मेंबर्स का किसी का इंटेंशन रहता है। तो यहाँ पे जब कोई कॉर्पोरेट गिफ्टिंग खरीदता है, तो क्या वो एम्प्लॉयर का इंटेंशन रहता है कि वो एम्प्लॉई का इंटेंशन रहता है, कि एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि सी दिस इज़ हाउ पीपल वर्क, दिस इज़ हाउ कॉर्पोरेट वर्क, तो आपको यूजुअली वो देना चाहिए, अगर आप देंगे तो मैं अच्छा काम करूँगा। कि एम्प्लॉयर अपने इंटेंशन से देता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ देना है क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप। मैं बिल्कुल एम्प्लॉयर अपने तरफ से देखो, आजकल के बिजनेस में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे ब्रांडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अक्वायर कस्टमर्स, उतना ही एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई अभी आपके पास इतने ऑप्शन, आप क्यों काम नहीं कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस क्यों चला, आपके पास ऑप्शंस है। वैसे ही आप आज इतने सारे ऑप्शंस है कि it is an employees market, not an employers market. Okay. So employer को क्या करना है, उनको मार्केटिंग करना है, उनका एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी बड़ा करना है, कि किसी को लगे कि मेरे को इस कंपनी में जाके काम करना चाहिए, मुझे लगता है ये अच्छा कंपनी है। सो वो होता है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि ब्रांडिंग सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन के लिए होता है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, किसी से भी आप बात कर रहे हो तो रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है। कि सब लोग बोलते हैं कि मुझे अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो बहुत जल्दी छोड़ रहा है। सो वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के डेट में। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो भी कंपनी अपने ब्रांड के बारे में कॉन्शियस है, वो गिफ्टिंग करेगी ही करेगी। अगर आप सोचते हो 15 साल पहले
बिजनेसेस क्या होते थे, वो विजिटिंग कार्ड बहुत सिंपल प्लेन से सिंगल कलर एरियल फॉन्ट में कंपनी का नाम होता था और कुछ नहीं होता था। बट अब कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है तो पहले लोगों पे ध्यान देता है, अपने कलर स्कीम्स पे ध्यान देता है और फिर अपना खुद का मर्चेंडाइज बनाने पे भी ध्यान देता है, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैंजिबल कनेक्शन ऑफ द ब्रांड। एब्सोल्युटली, बहुत 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 अच्छे से आपने ये चीज़ को अगेन एक्सप्लेन किया। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। सो क्या हुआ, आपने शुरू शुरू में जब चालू किया होगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने एक्सपेंड किया, कौन सा आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है? एक बार मैं आपको चाहूँगा कि दिखाना सारे लोगों को कि कौन कितने अलग अलग वेराइटीज़ के प्रोडक्ट हैं। आप क्या मानते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आपका बेस्ट प्रोडक्ट है और ये एवरी एम्प्लॉयर शुड डेफिनेटली गिव? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मेरे पास। देखो, प्रोडक्ट्स तो हमारे पास 5000 प्लस प्रोडक्ट्स है अक्रॉस अबाउट 60 डिफरेंट कैटेगरीज, फ्रॉम टी शर्ट, शर्ट्स, जैकेट्स, बैकपैक, स्पीकर्स, डेस्क एक्सेसरीज, मग्स, नोटबुक्स, पेन, देयर इज़ नो एंड। आप कुछ भी जो भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको आप इनोवेटिवली गिफ्ट करके दे सकते हो। लेकिन कोई एम्प्लॉय को अगर गिफ्टिंग दे रहा है तो फर्स्ट टच पॉइंट रहेगा द डे व्हेन ही और शी इज जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, को कहते हैं न्यू एम्प्लॉय गिफ्टिंग। सो न्यू एम्प्लॉय गिफ्टिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि वो एम्प्लॉय जब भी नया जॉब ज्वाइन कर रहा है ना तो थोड़ा हिचकिचाहट रहता है कि मैंने अच्छा कंपनी ज्वाइन किया कि नहीं, वो ऑफर बेटर होगा शायद, पता नहीं, मेरे दोस्त की कंपनी में ऐसा होता है। सो वो थोड़ा नर्वसनेस रहता है। सो जो ज्वाइनिंग डे पे आप एक अच्छा गिफ्ट बॉक्स देते हो जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एक उसको रिलैक्सेशन पहुंचाता है, उसको एक एहसास दिलाता है कि अच्छा, मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। सो न्यू ज्वाइनिंग गिफ्टिंग इज़ नॉट अ गुड टू हैव एनी मोर, इट इज़ एन एब्सोल्युटली मस्ट हैव, राइट। वो नया एम्प्लॉय का ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस जो है, वो नया एम्प्लॉय को सेटल होने में जो टाइम लगता है वो फास्ट हो जाता है, एंड उसका विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो कल्चर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, उनका positive feeling about the culture becomes better. So new employee gifting is an absolute must, और हमने इसके बारे में काफ़ी सारा रिसर्च किया हुआ है। कंसिस्टेंटली अगर आपने भी देखा होगा लिंक्डइन, इंस्टाग्राम में कोई बोलता है कि आई जॉइन दिस कंपनी एंड मुझे ये गिफ्ट मिला, वो पोस्ट हमेशा वायरल जाता है। हमेशा वो नया पोस्ट अपना डालते हैं कि जब भी वो किसी नए कंपनी के साथ ज्वाइन करते थे। बिल्कुल, हमने ऐसे 111 पोस्ट पे हमने रिसर्च किया कि कौन डाल रहा है, कौन से शहर से डाल रहा है, वो जिसने डाला है उसमें क्या प्रोडक्ट थे, एंड हमने गेस्टिमेट किया कि उसका वैल्यू क्या होगा, और हमने रिसर्च किया कि कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, एंड आप नहीं मानेंगे कि ये कंसिस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा वायरल जाता है। हमने उसमें एक स्टैटिस्टिक ऐसा देखा कि उन्होंने जो वो पोस्ट डाला उससे पहले पोस्ट को और इसमें एंगेजमेंट कितना डिफरेंस है। एवरेज देयर इज अ इंक्रीज इन एंगेजमेंट रेट ऑफ अबाउट 20x। प्रीवियस में अगर उसको मतलब 100 लाइक मिले हैं तो इसमें उसको 2000 लाइक्स मिले हैं, तो उतना 20x जंप है। कई बार तो 1000x जंप मिला है, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्शन रहेगा, बट ऑन एवरेज 111 पोस्ट में हमने देखा तो 20x जंप इन एंगेजमेंट मिला हुआ है। सो दोस्तों, इसका ये मतलब है कि सपोज कोई भी एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, वो फोटो लेके डालता है और उसको अगर सपोज उसकी फ़ोटो में 2000 लाइक्स आ जाते हैं या हज़ारों लोग उस पोस्ट को देखते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट मैसेज करते हैं और ये भी देखते हैं कि कंपनी ने किस तरीके से प्रेजेंट किया, तो कंपनी की भी रेपुटेशन फॉर्म होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी की भी ब्रांडिंग होती है, बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है। इसी के चलते जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये बहुत अच्छे एक्सपेंसिव डेकोरेटेड गिफ्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आई बिलीव कि इसीलिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वन ऑफ द रीज़न है कि इट्स समथिंग विच इज़ एट अ बूम। यस, एंड आप आई थिंक ये काफ़ी स्मार्ट पॉइंट था कि आपने काफ़ी पहले इस चीज़ को जज कर लिया था और स्टार्ट कर दिया था। कौन सा ऐसा कॉरपोरेशन है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पे और बहुत अच्छे यूनिक इनोवेटिव तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट करती है आपकी नज़र में? बहुत सारे कंपनीज़ हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपने बताया कि बड़े कंपनीज़ बहुत सारी गिफ्टिंग करते हैं। हमने ये नोटिस किया हुआ है कि बड़े कंपनीज़ वैसे भी who are hiring in thousands of people, like हम लोग एक बहुत बड़ी MNC, India's one of largest multinational company के लिए गिफ्टिंग कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट मंथली 5000 to 10,000 एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, वो स्केल पे चल रहा है। तो उस कंपनी से ज़्यादा हमने नोटिस किया है कि स्मॉलर कंपनीज 500,000 एम्प्लॉयज़ के जो कंपनीज है ना, वो ज़्यादा पैशनेट है अपने एम्प्लॉयज़ को पैम्पर करने के लिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे स्मॉलर कंपनी, स्टार्टअप्स, इवन 50-100 एम्प्लॉयज़ वाले कंपनीज भी ना, उनको दिक्कत होती है एम्प्लॉयज़ को हायर करने में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ वांट टू जॉइन द बिग कंपनीज। ये स्मॉल कंपनीज को ज्वाइन करना है तो उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, सो उनको पैम्पर ज़्यादा करना पड़ता है, उनको अपना एम्प्लॉयज़ का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े कंपनीज ही ये करती है, बड़े कंपनीज थोड़ा रिलैक्स भी कर लेंगे ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन वो गिफ्ट की वजह से वो उतना नहीं पड़ा। लेकिन स्मॉलर कंपनीज में वो याद दिलाना कि आपने अच्छा डिसीजन लिया हमारे के साथ ज्वाइन करके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्मॉल मीडियम कंपनीज में मानो HR है मार्केटर, हाँ, वो उनको अपने एम्प्लॉयज को कंज्यूमर के साथ ट्रीट करके ही हैज टू कीप रिमाइंडिंग देम कि यू मेड अ ग्रेट डिसीजन, यू आर गुड करके। वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन इतना बड़ा फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड स्मॉल साइज टू मीडियम साइज बिजनेसेस जिनका डिपेंडेंस इज ऑन एम्प्लॉयज, अगर कुछ फैक्ट्री पे है तो मतलब डिपेंडेंस इज ऑन द मशीन। लेकिन जहाँ पे इंटेलिजेंस का बात आता है ना, जहाँ पे इम्पोर्टेंट कहते हैं कि व्हाट्सएप के टीम में सिर्फ 12 लोग थे, हाँ, ज़ेरोदा के टीम में बहुत कोर टीम है, छोटा टीम है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। वैसे टीम्स में मेरे हिसाब से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं, ज़्यादा गिफ्टिंग करते हैं, नई दुल्हन के जैसे नहीं करते हैं। बाय द वे एक चीज़ सर ने नहीं बताई कि कौन कौन क्लाइंट है। मैं बताता हूँ कि इन्फोसिस ऑफकोर्स सर का एक बड़ा क्लाइंट है। उसके बाद फ्लिपकार्ट, आपने नाम तो सुना ही होगा, मिंत्रा, ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज हैं। और सर की भी कंपनी बैंगलोर पे ही है। बैंगलोर के अलावा भी 1-2 शहरों में और हैदराबाद में भी है शायद। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद 3 जगह पे हमारा प्रेजेंस है। पुणे हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी कंपनीज के बारे में पूछा, हम लोग बहुत सारे लार्ज एंड मीडियम कंपनी से डील करते हैं। इन्फोसिस, लेनोवो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बाइजूस, TVS, टेफे, बायोकॉन, फ्लिपकार्ट है, ओला है, क्योर.फिट है। बहुत लंबी लिस्ट है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे देखोगे तो सारे लोगोस दिख जाएंगे। अगर आपको नया बिजनेस चालू करना है, अगर आपको ई-कॉमर्स ग्रो करना है, तो आई थिंक इस पॉडकास्ट से ना आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आज की डेट में हर कोई अपना ब्रांड बनाना चाहता है जी। आपके पास भी एक समय में ऑप्शन था कि आप B2C ब्रांड बनाएं, यानी D2C जो आजकल डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करने वाले ब्रांड बनाएं, या फिर डायरेक्ट बिजनेसेस को B2B ब्रांड बनाएं। आपने B2B ई-कॉमर्स को क्यों चूज़ किया? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एंड बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या B2B क्या है, B2C क्या है। सो 1 मिनट लेता हूँ मैं टू एक्सप्लेन व्हाट इज B2B। B2B है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप बेच रहे हो किसी बिजनेस को, कंज्यूमर को नहीं। और वो बिजनेस का उद्देश्य है वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, उसका वो मतलब होता है। B2C होता है कंज्यूमर को बेच रहे हो, वो खरीद रहा है अपने खुद के इसके। मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि जब बिजनेस परचेज करता है ना, तो वो बिजनेस बाइंग डिसीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। समझो आप अपने कंपनी के लिए बिल्डिंग लगाना चाहते हो, या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का ही एग्जांपल लेते हैं। सो अगर कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग खरीदना होता है, तो द इवेंट का जिस इवेंट के लिए खरीद रहे, तो वो इवेंट का मेन इंचार्ज जो है उसका एक ओपिनियन होता है, रेसिपिएंट का एक ओपिनियन होता है, फाइनेंस का एक ओपिनियन होता है, लीगल का एक ओपिनियन। सो देयर आर टू मेनी डिसीजन मेकर्स। सो वो मेन डिफरेंस वो होता है। इसी वजह से B2B ई-कॉमर्स बहुत मुश्किल है, क्योंकि B2C ई-कॉमर्स में क्या है, मुझे पसंद आया, मेरा पैसा है, मैं कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ या UPI कर रहा हूँ, जो भी है, राइट। बट इन B2B बहुत सारे डिसीजन मेकर्स है। यही है मेन डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C। हमने B2B इसीलिए चूज़ करा क्योंकि मेरा B2B के साथ लगाव है। मुझे हमने स्टार्ट किया ऐसे, एंड मुझे लगता है D2C बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसके लिए कुछ अलग स्किल चाहिए, वो स्किल मुझ में नहीं है। मुझ में जो स्किल है वो इट अलाइंस विद B2B, क्योंकि मैं रिलेशनशिप बनाना जानता हूँ। मैं बिजनेसेस के साथ, मुझे लगता है कि बिजनेसेस थिंक मोर लॉजिकली and consumers think little more emotionally. Balance है, absolutely. Businesses also think emotionally, but more logically than. So उसकी वजह से मैं भी थोड़ा लॉजिकल पर्सन हूँ। इमोशंस मुझे मुश्किल होता है हैंडल करने को। So in that way I align myself better with businesses. That's the reason I've chosen it. Okay. मुझे पर्सनली एक चीज़ लगती है कि B2B बिजनेस में ना, अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना आ गया, अगर आपको डील क्रैक करना आ गई, तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मतलब आपको बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही कुछ सॉलिड लोगों के साथ अपनी टीम बिल्ड करके, अच्छे रिलेशनशिप बना के, अच्छी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके बड़े स्केल पे बिजनेस कर सकते हो, बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जो B2C बिजनेस है, वो उस पर एक स्टोरी लाइन का गेम बहुत चाहिए रहता है कि आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए। एक प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो उसके पीछे की 4 चीज़ें उस पर इन्वॉल्व होती है। सो यस, आई कम्प्लीटली एग्री। अब B2B होता भी टफ है, मार्केटिंग B2B की बहुत टफ होती है। करेक्ट, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं आपसे आज सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि B2B की राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या यूज़ करते हैं और आप क्या सजेस्ट करते हैं?
आपने पूछा कि मैं B2B मार्केटिंग में क्यों, B2B बिजनेस में क्यों हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने B2B मार्केटिंग क्रैक किया हुआ है। Okay. मुझे समझ में आ गया कि कैसे कैसे चलता है। लेकिन फिर भी B2B बहुत हम लोग जनरली यूज़ कर रहे हैं, बट B2B कुड बी एनीथिंग। इन माई केस मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट्स को। हाँ. और उसमें भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जो होता है ना, कम से कम बहुत वेराइटीज़ का होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी गिविंग गिफ्ट टू एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट में भी गिविंग गिफ्ट टू डीलर्स, कॉर्पोरेट में भी गिविंग गिफ्ट टू कस्टमर्स, टू जर्नलिस्ट, टू स्टूडेंट्स, टू NGOs, किसको भी दे सकते हैं। ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स का बात हुआ। बट व्हाट अबाउट स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं गिफ्टिंग, शॉप्स एंड रिटेलर्स भी कर सकते हैं, ब्रांड्स भी कर सकते हैं। सो इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। Right. सो B2B में ये बहुत जेनरिक, आप कुछ भी जनरलाइज नहीं कर सकते। पहले बात तो समझना पड़ेगा कि कोई भी मार्केटिंग का फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली हु इज योर कस्टमर एंड उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो आप जितना हम जो बोलते हैं ये कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ICP जो बोलते हैं ना, वो B2B में भी करना पड़ता है। Okay. लेकिन एक डिफरेंस ये होता है कि B2B में ये B2B क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये बिल्डिंग है, ये लोगो है, ये क्या, उसमें वो डिसीजन मेकर कौन है वो मालूम रहना चाहिए। Okay. ऐसा नहीं कि इन्फोसिस में किसको बेच रहे हो आप। ओके, कोई भी कंपनी का नाम अगर ले रहे हो ना, मैं इस कंपनी को बेच रहा हूँ, आप कंपनी को नहीं बेच रहे हो, उसमें कोई डिसीजन मेकर है जिसको बेच रहे हो। एंड उसमें कौन है डिसीजन मेकर, मे बी अगर एम्प्लॉय को गिफ्टिंग हो रहा है तो HR मैनेजर है डिसीजन मेकर। अगर डीलर्स को गिफ्टिंग हो रहा है तो डीलर डेवलपर मैनेजर जो भी होता है वो होता है। अगर मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए हो रहा है तो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस का मैनेजर जो है। सो आपको मालूम रहना चाहिए किसको आप बेच रहे हो। सो दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, हु इज विच काइंड ऑफ बिजनेस इज योर क्लाइंट, and in that who is the decision maker, is it the business owner, is it the admin manager, is it the finance manager, is it the HR manager। ये होता है first step to be able to know exactly who is your customer and what is the problem that you're solving। अगर एकदम मैं सिंपल भाषा में बताऊँ ना, तो आपको आगे वाले के बिजनेस के अंदर घुसना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन पैसा दे सकता है, किसको हमारी वैल्यू समझ आ जाएगी। एंड उस स्ट्रेटजी को लेते हुए हम फिर स्ट्रेटजी के साथ उस पर्सन के पास अप्रोच करते हैं एंड पिच करते हैं। इसीलिए B2B बिजनेसेस आर इजी टू स्टार्ट, वेरी डिफिकल्ट टू स्केल, क्योंकि आप रिलेशन कुछ हद तक, कितने लोगों से रिलेशनशिप 1-to-1 मेंटेन कर सकते हो, कुछ हद तक कर सकते हो, उसके बाद कैसे स्केल करना है ये बहुत मुश्किल वाला काम है। इसीलिए मोस्ट पीपल स्ट्रगल एंड मुझे लगता है हमने कुछ थोड़ा है, कुछ आइडेंटिफाई, कुछ सीक्रेट सॉस है जो निकल गया है, जिससे आप इस चीज़ को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसका सीक्रेट सॉस यही है, इसका सीक्रेट सॉस ये है कि आइडेंटिफाई हु एग्जैक्टली दैट कस्टमर इज। डोंट ट्राई टू सर्व एवरीबडी। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये है ना, सबको चाहिए, आप वहीं पे फेल हो गए। आपको सबको सेल करना ही नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यही मेरा मार्केट है। बाकी लोग खरीद रहे तो खरीद रहे हैं, लेकिन मैं पूरा मार्केटिंग, अपना पैकेजिंग, मेरा प्राइसिंग, मेरा स्ट्रैटेजी, सब कुछ इस मार्केट को सर्व करने के लिए डेवलप करूँगा। और उसमें कौन है डिसीजन मेकर्स और उनका प्रोफाइल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनका एस्पिरेशन क्या है, एंड वो उनका क्या प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देखो B2B में आपका प्रोडक्ट ही मार्केटिंग करेगा। ओके, आपको प्रोडक्ट B2B में ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रोडक्ट पुश ना करें, बट फाइन ट्यून द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट सॉल्व्स अ सर्टेन प्रॉब्लम। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हैज़ बीन देयर, बहुत सालों से रहा है। ऐसा नहीं कि हम पहले कंपनी है, हमसे पहले भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग रहा था। लेकिन कोविड में समथिंग चेंज्ड। कोविड में एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो उनका ख्याल रखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब पहले क्या होता था, ऐसे ही ऑफिस में मिल रहा है, ऐसे गले पे हाथ डाल के बात कर सकते, अभी नहीं, अभी लेफ्ट अलोन फील होने लग गया था, लोग घर में रह के काम कर। करेक्ट। सो डिमांड बढ़ गया कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए, लेकिन डिमांड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए नहीं बढ़ा, डिमांड बढ़ा होम डिलीवरी के लिए। राइट। सो हमने क्या किया, हमने मॉडिफाई किया हमारा बिजनेस, हमने स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी, हमने स्टार्ट किया लॉजिस्टिक्स, हमने स्टार्ट किया कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड्स, हमने अपने कस्टमर्स को हमने मॉडिफिकेशंस अपने बिजनेस में किया एंड वी स्टार्टेड ऑफरिंग आवर कस्टमर्स 100% गारंटीड होम डिलीवरी। मतलब आप 100, 1000, 10,000, 1 लाख गिफ्ट भी अगर आप भेजना चाहते हो ना, हम भेजेंगे एंड हर उस घर को पहुंचेगा, ये हमारा गारंटी है। हमने वो मॉडिफाई किया एंड हमने कुछ सिस्टम्स बिल्ड किए अंदर, API इंटीग्रेशन विद कोरियर पार्टनर्स एंड बिल्डिंग कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड एंड टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा हमने किया। सो B2B में अगर सक्सीड करना है ना, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड उसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। एक और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी कोविड के टाइम पे डिमांड तो बढ़ रहा था, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स और चाहिए,
लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है कि सैंपल्स दिखाना पड़ता है, सैंपल देख के उनको डिसीजन, लेकिन कोई ऑफिस में है ही नहीं, किसको दिखाएंगे सैंपल, और उनको भी पता नहीं था कैसे। अब मेरे घर को भेजो, घर को भी अगर बेचा तो 2-3 पीपल हैव टू टेक अ डिसीजन किसके घर को भेजना है। सो एक्सीडेंटली मैंने एक वीडियो व्हाट्सएप पे बना के भेज दिया एक प्रोडक्ट डेमो के लिए। ओके, सो उनको पसंद आ गया, उन्होंने सैंपल नहीं पूछा, ऐसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। मुझे लगा ये तो अच्छा है, और एक मैंने 4-5 प्रोडक्ट्स के वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेज दिए, वही ऑर्डर आना शुरू हो गया और मेरा सेल्स टीम उसी को सर्कुलेट कर रहा था। फिर मुझे अच्छा लगा कि ये अच्छा आइडिया है, एक काम करते हैं, वी विल लॉन्च अ शो कॉल्ड द corporategiftShow.com, और हम लोग महीने में एक बार 30-40 प्रोडक्ट लेके उसका वीडियो डेमो बना के 1 वीडियो पर डे पब्लिश करेंगे। ये मैंने आइडिया किया 14 फरवरी ऑन वैलेंटाइंस डे 2021। ओके, ये साल को हमने 800+ एपिसोड्स क्रॉस किया हुआ है। सो इसका इतना बड़ा फॉलोअरशिप है ना, क्योंकि क्या चाहिए हमारे कस्टमर्स को, क्या चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, वही किसी पीटे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हर बार नए प्रोडक्ट्स चाहिए उनको। सो हर बार हम जब मीट करते हैं वो बोलते हैं कल मेरा इवेंट है, मेरे को कुछ आइडिया बताओ। सो उनको हमने द कॉर्पोरेट गिफ्ट शो किया, तो वो बेल आइकन हिट करते हैं, तो एवरी डे दे हैव अ न्यू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइडिया। सो जब भी उनका नेक्स्ट इवेंट है ना, दे ब्रिमिंग विद आइडियाज। सो हमने क्या किया, वी मेड आवर कस्टमर सक्सेसफुल। द कस्टमर इन आवर HR मैनेजर और whoever is the decision maker, वो अपने बॉस के सामने he has become a hero now. So we've solved that problem and that has become a phenomenal marketing strategy for us. So B2B में भी B2C की तरह इनोवेटिव अप्रोच लेना पड़ता है, the approach has to be about problem solving. देखा आपने कि किस तरीके से टेक को यूज़ करके और कंटेंट को यूज़ करके, जो ट्रेडिशनल तरीका था कि पहले किसी को भेजो प्रोडक्ट, वो देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर खरीदेंगे, उसका गेम ही पलट दिया। सारा चीज़ें अब ऑनलाइन होना शुरू हो गई, और एक बार कोविड के बाद आई थिंक वंस दे हैव सीन व्हाट्सएप वीडियो एंड दे हैव फाइनलाइज्ड द प्रोडक्ट, नेक्स्ट टाइम दे वांट इन द सेम वे, बिकॉज इट्स इजी फॉर देम कि 5 मिनट के अंदर वीडियो चली गई उनके पास, करेक्ट डिसीजन हो गया। एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन भी लाना पड़ता है, सर्विस को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। पता है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट से इंस्पिरेशन भी ले रहे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जो पॉडकास्ट देख रहा है, जिसको खुद का बिजनेस शुरू करना है, वो किस तरीके से ऑफी नीड्स के साथ कनेक्ट होकर अपने खुद का कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का, या बेसिकली हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है, उसका खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं? जी, सो एज ऑफ नाउ हमारे पास रीसेलर प्रोग्राम रेडी नहीं है, लेकिन वेरी सून इन मे बी 1 or 2 क्वार्टर्स के अंदर हम लोग एक एफिलिएट प्लान स्टार्ट करने वाले हैं, रीसेलर प्रोग्राम एक स्टार्ट करने वाले हैं। ये उनके लिए बहुत आइडियल रहेगा जो ऑलरेडी किसी न किसी तरीके से कोई बिजनेसेस को सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो रिक्रूटमेंट कंपनी है, अगर वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर वो एड एजेंसी है, अगर कोई ऐसा टाइप का कंपनी है जो ऑलरेडी बिजनेसेस को सर्व कर रहा है, उनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप है, एंड वो बिजनेस बोलता है तुम ही मेरे को कॉर्पोरेट गिफ्ट भी सप्लाई कर, तो उनके लिए एडिशनल इनकम होने के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। हम लोग उस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि प्लीज़ फॉलो कीजिए, अपडेट करके रखें इसी चैनल पे, हम लोग अपडेट करेंगे। हमारे सोशल सेलर एकेडमी को इसी बहाने सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जैसे ही इनका रीसेलिंग मॉड्यूल लॉन्च होगा, रीसेलिंग प्लान लॉन्च होगा, आपको सबसे पहले वीडियो सोशल सेलर एकेडमी पे आ जाएगी। और सर का बहुत जल्दी एक नया कोर्स भी आने वाला है, जिसमें आप डिटेल में पूरा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बिजनेस खुद से ही कैसे चालू कर सकते हो वो आप सीख सकते हो। एंड देन अपने शहर पे, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो इंडिया में, वहाँ से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बिजनेस ऑफी नीड्स के साथ टाई अप करके शुरू कर सकते हैं। जी जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और एक तरीका है हमारे पास, एक और सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल ब्रांड स्टोर। ऑफिशियल ब्रांड स्टोर कॉर्पोरेट्स के लिए है, बट ऑल्सो फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स एंड कोई भी पर्सनल ब्रांड। समझो आप बहुत पॉपुलर ब्रांड हो, अगर आपको मेरे पास मेरी सिर्फ 4 लाख लोग हैं और वो भी नहीं पता कि कब तक के मेरे साथ है तो समझो आपके 4 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। उसमें अगर उनके आपके फॉलोअर्स है, जो आप जिस तरीके से आप कुछ बोलते हो, जैसे आप बोलते हो कि माइंडसेट ही बिजनेस है, एब्सोल्युटली वो टाइप का अगर आप कुछ स्टोर बनाना चाहते हो कि मेरा एक मर्चेंडाइज स्टोर होगा, तो मेरे फॉलोअर्स या मेरे कस्टमर्स या मेरे डीलर्स या कोई रेगुलरली परचेज कर सकते हैं, तो हम लोग एक वाइट लेबल्ड ई-कॉमर्स ब्रांड स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। सो ब्रांड स्टोर एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे हम लोग एक वाइट लेबल ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करते हैं आपके ब्रांड के लिए, जहाँ पे आपके ब्रांड कलर्स, आपके ब्रांड गाइडलाइंस के हिसाब से रहेगा, एंड आपका मर्चेंडाइज बिकेगा। एंड आपके ऑडियंस के लिए आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप कंपनी हो एंड बोलते हो कि सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज को चाहिए और किसी को नहीं, सो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर आप बोलते हो किसी के लिए भी हो सकता है, तो आप उसके लिए ओपन कर सकते हो। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्टोर रन करने के लिए हम लोग
फुल एंड टू एंड हम लोग हैंडल करेंगे, फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू ऑपरेशंस टू डिजाइनिंग। वेबसाइट भी आप ही देंगे? वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड बेस्ट पार्ट इज ये जीरो इन्वेंट्री मॉडल पे चल सकता है। हमारा ऑपरेशंस ऐसा है कि हम लोग बहुत प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। ओके ओके ओके। सो मतलब आपके वेबसाइट पे समझो 50 या 100 प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मॉकअप्स रहेंगे, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करके बेचेंगे। सो इन्वेंट्री का बिल्कुल लायबिलिटी नहीं है। आप एवरी 15 डेज आप रिफ्रेश कर सकते हो वेबसाइट को। सो ये 2 तरीका हुआ जिससे आप कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है। सो बेसिकली मैं आपको डेमो, आपने जैसे मेरे को एक बार ऑफिस में वेबसाइट भी दिखाई थी, देखिए कुछ इस तरीके की आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। एंड इस वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदेगा कस्टमर, आपका कस्टमर या आपका सपोज आपसे कोई बिजनेस कनेक्टेड है तो वो भी, तो ऑर्डर जो है वो इनके पास आ जाएगा और ये डायरेक्टली आपके ब्रांड नेम से आगे कस्टमर को डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट, एंड आपके पास सीधा सीधा कमीशन आ जाएगा। करेक्ट। तो ये बहुत बढ़िया मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। एंड आई थिंक इससे आप इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया में भी आप मार्केटिंग करके कर सकते हो। बिल्कुल। वेबसाइट भी आप बना के दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी आप डाल के दे रहे हैं, सर्विसेज जो भी है वो भी सारी चीज़ें आप ही कर रहे हैं। उनको क्या करना है? खाली मार्केटिंग। 2 चीज़ करना है। एक, उनके ऑडियंस के लिए जो मर्चेंडाइज चलेगा वो मर्चेंडाइज डिजाइन करना है। मतलब क्या लाइन, हाँ आपका ऑडियंस है, आप ही को मालूम रहेगा क्या। सो एक मर्चेंडाइज डिजाइन है, दूसरा है मार्केटिंग करना है, बस। बाकी सब हम पे छोड़ सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया निकल के आ गया है जिसके साथ आप ऑफिस नीड्स के साथ ऑफिशियली कनेक्ट होके फ्यूचर पे कर सकते हैं बिजनेस। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस पर अपना इंटरेस्ट ईमेल कर सकते हैं। जो शुरू पे हमारे पास ईमेल्स आएंगी, जो एकदम इंटरेस्टेड लोग हैं उनको हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे एंड ऑफकोर्स हम पूरी हेल्प करेंगे उनका स्टोर वगैरह सेटअप करने के लिए। सो अगेन मैं आपसे काफ़ी समय ले चुका हूँ ऑलरेडी आपका। ये पूछना चाहूँगा कि जो आज की डेट में नए नए लोग हैं जो अपना B2B ई कॉमर्स बिजनेस स्पेसिफिकली चालू करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको आप क्या गाइडेंस करना चाहेंगे जो उनके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट? जी, B2B ई कॉमर्स बहुत आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, क्योंकि B2C ई कॉमर्स अभी बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, शॉपिफाई है, दुकान है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, एंड लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे पार्टनर्स, काफ़ी स्ट्रीमलाइन, काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो चुका है D2C। बहुत स्कोप तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फ्रेमवर्क सेट हो चुका है, मालूम है कि कैसे करना है। बहुत सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी है। B2B ई कॉमर्स आई थिंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वेव। हमेशा क्या है, कंज्यूमर अडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज फास्टर, बिजनेसेस अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजी स्लोअर। आयरॉनिक है कि बिजनेसेस टेक्नोलॉजी बनाते हैं लेकिन खुद अपने बिजनेस में काफ़ी स्लोली इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत रिलेशनशिप ओरिएंटेड पीपल, बहुत डिसीजन मेकिंग काफ़ी लंबा होता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो चेंज आ रहा है। लॉट ऑफ बिजनेसेस, वेदर इट इज़ किराना स्टोर्स, वेदर इट इज़ रेस्टोरेंट्स, वेदर इट इज़ होटल्स, वेदर इट इज़ बिजनेसेस, कोई भी टाइप का बिजनेस है, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग। एंड ये जो कोविड का 2 साल था, उन्होंने उसको और भी फास्ट ट्रैक किया हुआ है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बिजनेसेस विल सीक आउट B2B solutions custom made for those businesses which will already integrate with their existing working environment। वो सोच के businesses ये B2B e-commerce बनाना पड़ेगा। उनका बिजनेस का हैबिट चेंज किए बगैर उनके एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म से कैसे इंटीग्रेट किया जाए, वो सोच के उस हिसाब से करना पड़ेगा। आप अगर B2C का फॉर्मेट लेके B2B में लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर समझो आप कोई सैलून को कुछ बेचना चाहते हो, वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 50,000 लाख रुपीज़ है, तो वो UPI या क्रेडिट कार्ड से खरीदेगा नहीं। उसका मैकेनिज्म कुछ अलग रहेगा, पेमेंट मैकेनिज्म अलग रहेगा, उसका डिलीवरी मैकेनिज्म अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने जिस कोरियर में लगा के बेच दिया, दैट मे नॉट बी द मोस्ट एफिशिएंट। सो आपको उस नज़रिए से सोच के सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम्स कि B2B के लिए कैसे सॉल्व किया जाए। एंड डेफिनेटली ई-कॉमर्स का जो फ्रेमवर्क है, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करके ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग वेव। अगेन मतलब एक बहुत सही चीज़ है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि B2B ई-कॉमर्स पे कितना पोटेंशियल है। एंड जो सर ने कहा वो मैं 100% उस चीज़ को बैक करता हूँ। मैं ना अब कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें पूछना चाहता हूँ जो आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे। सबसे पहली चीज़ कि एक नॉर्मल आपका ऑर्डर वैल्यू कितना होता है। एक नॉर्मल अगर कोई कंपनी से एक ऑर्डर रिसीव होता है तो वो कितने प्रोडक्ट्स का होता है ऑन एन एवरेज, एंड कि क्या उसका रेट, क्या उसका कॉस्टिंग बजट वगैरह, मतलब एक नॉर्मल ऑर्डर वैल्यू कितने का होता है। सो इसका तो जनरल का आंसर तो है, कुछ भी दे सकते हैं आप गिफ्टिंग के लिए, डिपेंड्स ऑन द सोल्यूशन, डिपेंड्स ऑन द इवेंट। क्योंकि बहुत सारे प्रमोशनल इवेंट्स है तो की चेन्स, पेन्स बहुत लो कॉस्ट के भी देते होंगे,
और अगर कोई CXO लेवल गिफ्टिंग है तो मैंने ऐसा भी सुना है कि कहीं किसी ने हार्ली डेविडसन बाइक दे दिया। सो वो रेंज तो कंप्लीट है, लेकिन मैं जनरल एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कॉमन प्रैक्टिस, न्यू जॉइनिंग गिफ्ट्स, ये कॉमन जो हम लोग देखते हैं उसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है 500 to 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ के आसपास, एंड क्वांटिटी होता है एज मेनी एम्प्लॉइज एज दे हैव। सो अगर स्मॉल कंपनी है, 50, 100, 200 एम्प्लॉइज का कंपनी है, तो अगर सब एम्प्लॉइज को देंगे तो उतना होगा। अगर वो साइज का कंपनी हायरिंग कर रहा है तो इन अ क्वार्टर दे आर प्रॉब्ली ओनली हायरिंग 20, 30, 40 एम्प्लॉइज। वेयरएज इफ इट्स अ लार्ज कंपनी, से लेट्स से 5000 एम्प्लॉइज और समथिंग, तो उसमें वॉल्यूम्स बड़ा होगा। सो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक 25-50,000 से लेके 25-50 लाख के बीच में रेंज होता है, उतना लंबा। सो ये लोअर एंड है, 25-30 हज़ार एक लोअर एंड है जी, और एक हायर एंड का तो कोई वही है नहीं, लेकिन है नहीं। वेरी ऑफन वी सी 25-50 लाख के ऑर्डर्स, 25-50 लाख के ऑर्डर्स रेगुलरली देखते हैं वो। आप पर ईयर अभी कितना ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं? जी, सो मैं एक्चुअली होम डिलीवरीज की बात करूंगा, क्योंकि बल्क डिलीवरीज तो होते रहते हैं, वो उसमें कुछ खास नहीं है। अगर किसी ने बोला मेरे को 10,000 टी-शर्ट चाहिए, मेरे ऑफिस में डिलीवरी कर दो, तो देयर इज नो बिग डील इन दैट। बट होम डिलीवरीज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड दिस इज वेयर कंपनीज रियली स्ट्रगल ऑल्सो, राइट। सो क्योंकि उनके एम्प्लॉइज़ को वाव एक्सपीरियंस डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, एंड नाउ एम्प्लॉइज़ आर वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सो कोई चंडीगढ़ से, कोई चेन्नई से, कोई बहरमपुर से, कोई बैंगलोर से, जो कहीं पे भी वो काम कर रहा होगा, उसको एक्सपीरियंस तो सिमिलर डिलीवरी करना चाहिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट होम डिलीवरी हैपन्स। सो वो सिस्टम एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं कि कोरियर में डाल के बेच दिया। अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ठीक है, बट 1000 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो हाउ डू यू ट्रैक? एंड इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे। कोई किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो रिटर्न हो गया, हु इज़ ट्रैकिंग दैट? कोई ब्रेकेज हो गया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट गॉट डिलीवर्ड टू द रॉन्ग एड्रेस, तो उसका क्या? अगर उसका रॉन्ग साइज या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो हु इज़ गोइंग टू हैंडल ऑल ऑफ दिस थिंग्स? टिपिकली कंपनीज क्या करते हैं, एक वेंडर से लेके एक कोरियर पार्टनर को देके भेज देते हैं। हाँ। सो नाउ ये इश्यूज रिजॉल्व करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट बिकम्स इन अ नो मैन्स लैंड। सो ये हमने क्रैक किया हुआ है, एंड हमने लास्ट 2 years में अबाउट 6 लाख होम डिलीवरी किया हुआ है। एज कितने समय में? 2 साल में 2 साल में 6 लाख होम डिलीवरीज किया हुआ है हमने। एंड every state, every union territory, including Andaman Nicobar Islands, including Lakshadweep Islands, including Mizoram, including Nagaland, including Jammu and Kashmir, including every single state and union territory में हमने डिलीवरी किया हुआ है ये प्रोडक्ट। ये हमको that's something which I feel really proud about। एंड उसमें भी हमने क्या किया कि 1 year बैक हमें ये एहसास हुआ कि हम लोग इतने सारे होम डिलीवरी कर रहे हैं तो बहुत प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये बबल रैप एंड प्लास्टिक टेप्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अबाउट अ ईयर बैक हमने स्विच किया टू 100% इको फ्रेंडली पैकेजिंग। सो लास्ट 3 लाख, अबाउट 2.5 लाख गिफ्ट जो हमने बेचे, हमने 100% इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ ही बेचे। सो उसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 30,000 kgs ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हमने बचा लिया एंड रिप्लेस्ड इट विद सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। उसका भी हमको वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट। ये ईयर में हमारा गोल है टू सेव अबाउट 40,000 kgs ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम गोइंग वेस्ट बाय जस्ट चेंजिंग द packaging material from plastic to sustainable alternatives. That's quite commendable। मतलब बिजनेस के साथ साथ आप इन्वायरमेंट का भी सस्टेनेबिलिटी के भी ऊपर सोच रहे हैं, एंड आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट। एंड जो भी वीडियो देख रहे होंगे तो इस बात के लिए भी, अगर अभी तक के लाइक नहीं किए हो तो इस पॉइंट के लिए तो एक बार ज़रूर लाइक कर दो। लास्ट पॉइंट, आप फंडेड है कि बूटस्ट्रैप है? मतलब आपने कहीं से फंड्स लिया हुआ है बिजनेस के लिए कि नहीं? हम लोग बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड है, तो शुरू से जो पैसा बना वही जी जो पैसा बना उसी किसी बैंक से लोन वगैरह या? हाँ, लोन्स हैं, ऑपरेटिंग लोन्स हैं, लेकिन वेंचर फॉर्म में, इक्विटी फॉर्म में किसी से हमने फंडिंग नहीं होता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूछना चाहता था कि आप शार्क टैंक पे कब दिख रहे हैं। हमने, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिबेटेबल है। बहुत बार मेरा बहुत डीप ओपिनियंस है इसके बारे में कि फंडिंग लेना चाहिए कि नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट फंडिंग। शार्क टैंक में मैंने अप्लाई किया था सीजन 1 पे, आई डेंट गेट थ्रू। वो फाइनल स्टेज में आके वो मेरा नेक्स्ट उसमें नहीं गया, शो पे नहीं गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। बट मुझे ये लगता है कि फंडिंग, बहुत बार ऐसा लगता है कि फंडिंग इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट। मतलब अगर कोई न्यूज़ एजेंसी विल टॉक अबाउट यू, वो ये होगा कि इतना फंडिंग उठा लिया इन्होंने। कोई ये नहीं बोलेगा कि इतना कंज्यूमर्स बढ़ा है, इतना प्रॉफिट, कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। बट मेरा ये ओपिनियन है कि फंडिंग ज़रूरी है, लेकिन दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग। कई बार ऐसा
पिचिंग इवेंट्स होता है, राइट? सो पिचिंग फंड, सो लगता है कि फंड रेजिंग इज बिजनेस. दैट इज नॉट बिजनेस. Business is a lot of other things. Business is generating revenue, solving problems, creating employment, generating value, creating profit, creating wealth, long-term value, all these things. Yes, you need funds to be able to raise that, but fundraising is not business. That मेरा एक एटीट्यूड है कि मैं ना अपने घर के बाजू वाला जो किराना दुकान होता है ना, जो प्रॉफिटेबल है, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बंदा दिन और रात लगा के काम कर रहा है, प्रॉफिटेबली सस्टेन कर रहा है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, रेदर देन कोई कंपनी जो कि काफ़ी समय से फंड्स लेके लगातार लॉस में ही जाए जा रही. करेक्ट. सो आई बिलीव कि वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल है, वो ज़्यादा अच्छा वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, बड़े छोटे स्केल पे कर रहे हैं. करेक्ट. बट एक्चुअली मुझे पर्सनली वो मॉडल ज़्यादा अच्छा, इसलिए हमने भी कभी फंड्स नहीं लिए. हमें ग्रांट्स मिले, गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिले, लेकिन हमने कभी फंड रेज नहीं किया. राइट. सो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. अब लास्ट सेगमेंट पे मैं एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि मेंटेलिटी ही बिजनेस है, और मेंटेलिटी जानने के लिए एक छोटा सा रैपिड फायर गेम बहुत बढ़िया होता है. तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है, आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को और एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को? आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है और एक सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है उसको. मैं हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता हूँ. टैलेंट ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्किंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाट विल ओवरकम एनी ऑफ द चैलेंजेस. मुझे लगता है कि टैलेंट अगर इनबिल्ट है तो इट इज़ वेरी इजी टू टेक इफ द एटीट्यूड इज़ नॉट करेक्ट. सो एटीट्यूड, हार्ड वर्क होता है एक एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड इज़ व्हाट वी विल ऑलवेज हायर फॉर. ओके. सो सबसे पहले प्रोडक्ट स्टॉक करके रखना चाहिए अगर कोई भी बिजनेस चालू करता है, या फिर सबसे पहले मार्केटिंग और पिचिंग से अपने बिजनेस को चालू करना चाहिए और प्रोडक्ट बाद में लेके आना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए पहले, और सो मार्केट स्टडी करके, पिच करके, मीट कस्टमर्स. नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्ट पहले लाना चाहिए. मुझे तो एसेट लाइट बिजनेसेस पसंद है. आप लोग बिना प्रोडक्ट के लेवरेज ऑन समबडी एल्सेस इन्वेस्टिंग. बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो क्यों उनका लोड आप क्यों लेना चाहते हो? एक सेंटेंस में आपको बोलना है. थर्ड क्वेश्चन है, गूगल एड्स और फेसबुक एड? गूगल एड्स. आई लव गूगल एड्स स्पेशली फॉर माई बिजनेस, बिकॉज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे पीपल आर जस्ट रिलैक्सिंग. गूगल पे देयर इज इंटेंट ड्रिवन, सर. मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग? I would say tough choice, but I would pick trading over manufacturing. क्या ज़्यादा बेटर है, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग ज़्यादा बेटर होती है कि पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा बेटर होती है? So boy, वो भी बहुत मुश्किल है. दोनों का बैलेंस चाहिए. लेकिन अगर आप ऐसे पूछ रहे हो, एंड अगर स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, तो मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खुद का पर्सनल ब्रांड पे लेवरेज करना ही करना चाहिए एक इंडिविजुअल को. एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो. ओके. अगर एक बिजनेस में स्केलेबिलिटी और कंट्रोल के बीच में फाइट हो रही है, तो क्या जीतेगा, स्केलेबिलिटी जीतेगी कि कंट्रोल जीतेगी अगर कंपनी आपकी? तो स्केलेबिलिटी, क्लियरली स्केलेबिलिटी. जब आप स्केल कर रहे हो ना, कंट्रोल नहीं होता है, पूरा अटर केओस होता है वहाँ पे, पूरा कन्फ्यूजन होता है. एंड वही मेरे हिसाब से दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट ग्रोथ हो रहा है. अगर बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो आप रिस्क नहीं ले रहे हो. ओके. अगर पैसा चाहिए बिजनेस में, तो आप क्या मानते हो कि किसी वीसी या किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाके उससे पैसा लेना चाहिए, कि हमको बैंक से या कोई और इंस्टीट्यूशन से जाके वहाँ से पैसा रेस को उठाना चाहिए? अगेन द आंसर टू दैट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट द कैपिटल फॉर. लेकिन मेरा ये मानना है कि वीसी कैपिटल इज ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव दैन टेकिंग लोन. अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस है एंड बिजनेस प्लान क्लियर है, तो लोन इज चीपर. That's my answer. ओके. एक और चीज़, ऑटोमेशन पे सेल्स जो होती है, मतलब वेबसाइट पे डाल दिए, कस्टमर आया, ऑटोमेशन पे खरीद के चले गया, वो ज़्यादा बेटर है कि इंटरेक्शन वाली जो सेल्स है, कस्टमर से वन ऑन वन बात कर रहे हो, या फिर चलो ऑनलाइन ही बात कर रहे हो, वो ज़्यादा? डिजिटल, बिल्कुल डिजिटल इज द वे. रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग इज बिकमिंग पासे, राइट. किराना स्टोर को आप ज़्यादातर ऑनलाइन जाके ही शॉप करना पसंद करोगे. बहुत कम हो गया है कि अंकल की किराना स्टोर पे जाके खरीद रहे हो. सो रिलेशनशिप का वैल्यू घटते ही जा रहा है. द मोर एंड मोर वी आर बिकमिंग ऑनलाइन. सेल्स ऑल्सो हैज़ टू बिकम ऑटोमेटेड एंड इट हैज़ टू बी ऑनलाइन. लर्निंग फर्स्ट और स्टार्टिंग फर्स्ट? आई वुड से स्टार्टिंग फर्स्ट एंड देन लर्निंग ऑन द गो. ओके. सो ये मिक्स आंसर था, एंड इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्टर श्रीकांत आचार्य. लाइक बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग अपने खुद का बिजनेस चालू कर पाएंगे. इतनी सारी वैल्यू से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सोशल सेलर एकेडमी. एंड आई मस्ट से ऑफी नीड्स को ना हम जैसे यूट्यूबर्स की बहुत ज़रूरत है,
क्योंकि हम लगातार ऑफी नीड्स को लाते जाएंगे अपने में, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी को मिलती जाएगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सोशल सेलर एकेडमी। थैंक यू लक्षित, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इतना हिंदी किसी ने मुझसे बात नहीं करवाया है बहुत मेहनत कर रहा है आपने मुझसे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जो आप छत्तीसगढ़ से बैंगलोर आए इसके लिए बहुत मज़ा आया आपसे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड मोर पावर टू यू। आई थिंक यू आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।